कांग्रेसमैन, अ मैन आई रियली एंड ट्रूली रिस्पेक्ट। मैं बहुत उनको मतलब उनके प्रति बहुत स्नेह है और बहुत आदर भी है। हमारे बड़े पुराने साथी और वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन रईन साहब। निजामुद्दीन रईन साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कैसे हैं? नमस्कार। बिल्कुल अच्छे सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निजामुद्दीन रईन साहब, जो अभी पंचायत के जो परिणाम अभी घोषित किए गए उसमें जो एमवीए अलायंस थी सबको मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को छोड़ करके। सिर्फ कांग्रेस ने अपना जो पुराना वर्चस्व था वो रखा हुआ है। यहाँ तक कि शरद पवार जी और जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनके भी रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, अगर ये रिजल्ट बिलीव कर किए जाएं तो। निजाम साहब कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर, जो स्टेट पॉलिटिक्स है ना, उससे जो है पंचायत चुनाव और इनका कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं आता, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है और वो भी पंचायत तो बिल्कुल ही छोटा सा एक ग्रामीण स्तर की राजनीति का केंद्र होता है। बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनाव चिन्ह पर भी नहीं लड़ती। तो इसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इंडिया अलायंस के जो इश्यूज हैं वो मोस्टली तो केंद्र सरकार के इश्यूज को लेकर सारी चर्चा है, उसके बाद राज्य आएगा। तो इसलिए इस पर मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी टिप्पणी करना। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो अपनी ताकत पूरे देश में खड़ा कर रही है हर तरह से, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। लेकिन कांग्रेस has performed very well। इससे ये लगता है कि कांग्रेस ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है सर। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पंचायती राज में, मतलब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। हर एक कोई सोच रहा था कि कांग्रेस का भी सफाया हो जाएगा, ऐसा नहीं। इससे पहले सर मुझे याद है कि गुजरात चुनाव, अगर आपको याद हो जी, तो गुजरात चुनाव में, पंचायत चुनाव में हमने तकरीबन उनके सारे डिस्ट्रिक्ट के जितनी कमेटियां थी सब पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद असेंबली में हम लूज हो गए। सर असेंबली में आप लोग इसलिए हार गए क्योंकि आम आदमी पार्टी हमने इस पर काम किया है। तो मुझे ये समझता है कि जो बहुत छोटे चुनाव है ना, वो स्टेट के चुनाव और केंद्र के चुनाव से कहीं तालमेल नहीं करते। तो लोकल कार्यकर्ता के लिए ठीक है सर, दुरुस्त बात है। लेकिन गुजरात की आपकी जो गुजरात की हार है वो तो भाई उसका श्रेय तो पूरा आम आदमी पार्टी को जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सही है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे हमको नुकसान किया जी। उसके अलावा एमआईएम ने भी नुकसान किया, लेकिन मैंने वो संदर्भ इसलिए कहा कि वहां जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे असेंबली चुनाव से पहले, उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ वहां आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम असेंबली में नहीं आ सके। तो इससे ये एनालिसिस है, एक तरह का एक सोच है कि जो छोटे स्तर पे चुनाव होते हैं वो चूंकि लोकल होते हैं, लोकल लोग अपने जो लोग उनके साथ रोज काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो जुड़े रहते हैं, तो उसका पार्टी लेवल पर मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा या उसके बारे में बहुत कोई निर्णय लेना। आपको एक और चीज के लिए आपको मुबारकबाद। पहले तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी के जो साहबजादे हैं वो आपके राजस्थान पीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो उनको समन चले गए, और अब छत्तीसगढ़ के जो आपके हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, अब तो सीधा साधा आरोप उन पे लग रहा है कि 508 करोड़ रुपए कैश में लिए उन्होंने। वो कोई क्या महादेव ऐप है उससे, तो लगता है कि सर अब कांग्रेस के लिए बोलिए ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात तो रही नहीं। राहुल गांधी को 50 घंटे बैठा कर उन्होंने इंट्रोगेट किया, राहुल गांधी जी के साथ दूसरे पारिवारिक सदस्यों को भी उन्होंने इंट्रोगेट किया। तो उन्होंने ये देख लिया है कि यही एक आसान तरीका है लोगों को डराने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आ रही है। राजनीति की जो भी चर्चाएं हो या जो भी बात करते हो, हम राजस्थान में भी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं सर। और ये सारे जो गोदी मीडिया है ना, उनके चैनल की भी रिपोर्ट अभी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इतनी घबराहट हो गई है प्रधानमंत्री जी को कि वो कुछ भी कर रहे हैं। और इनके ईडी सीबीआई का तो हालत आप देख ही रहे हैं कि वो सिवाय पैसा वसूली के कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी राजस्थान में वहां की लोकल जो पुलिस फोर्स है या उनकी जो इकोनॉमिक अफेंसेस विंग है, उसने अभी ईडी वाले को गिरफ्तार किया 15 लाख रुपया कैश लेते हुए। तो इससे ये साबित होता है कि ये गलत तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि देश की जनता बहुत ही जागरूक है और वो ये समझ चुकी है कि मोदी जी और उनकी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
इस तरह के हालात पैदा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है। और अगर कोई करप्शन में काम करता है तो इनके यहाँ भी तो सरकार है, उनके यहाँ कोई करप्शन दिखता नहीं। और जो उनके यहाँ करप्शन में जिसका किसी का नाम भी आता है तो इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है जो इसके अंदर वो डालते हैं और धुलकर वो बाहर आता है। निजामुद्दीन जी, मोदी साहब का कहना है कि रीशेपिंग इंडिया, इंडिया को रीशेप कर रहा है, भारत को रीशेप कर रहा है, और जो भी संकट बाधाएं बीच में आ रहे हैं उसको हम लोग दरकिनार कर देंगे। आगे जाके 80 करोड़ जो राशन देते थे गरीबों को, वो 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 5 साल के लिए मुफ्त राशन और एक्सटेंड कर दिया। आगे जाके कहते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासी इलाका में कोई काम नहीं किया। 60 साल में आदिवासी इलाका में कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना रोड है, ना पानी है। तो आदिवासियों के लिए आप सब बोलते हो कुछ किया नहीं है, और बोले कि अभी तो इंडिया अलायंस खत्म हो गया। देखो अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया है, आपका अलायंस टूटने वाला है निजामुद्दीन साहब। सर, अलायंस बहुत मजबूती के साथ इस देश में करेगा, बहुत मजबूती के साथ अलायंस रहेगा। ये इस तरह का भ्रम बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद से पोलिंग शुरू होने वाली है। ये राजनीति का एक बड़ा हथकंडा है, इस तरह की चीजें अपनाने की कोशिश करके मतदाता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और मोदी जी इसके मास्टर हैं, क्योंकि झूठ की पीएचडी का सबसे बड़ा हीरो इस देश में अगर कोई है तो वो भारत का पंतप्रधान है। तो इसलिए जनता भी देखती है कि वो कितनी बातें अब तक उन्होंने कही और कितनी सच कही। जिस करप्शन को लेकर वो बात करते हैं, सारे के सारे उसके मोहरे सब जो है वो उनके आज उनके थाली के चट्टे बट्टे की तरह उनके साथ जुटे हुए हैं। तो ये इस तरह की बातें फैलाना कि अखिलेश जी छोड़ के जाने वाले हैं, दूसरे लोग जाने वाले हैं, राजनीति में एक बहस होती रहती है। जो जिन दलों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में इस तरह की बहस होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के से चर्चा होती है। लेकिन ये सब बातें करना कि वो छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, सीधा लोकसभा है। बिहार में भी कोई चुनाव नहीं है, सीधा लोकसभा का चुनाव है। उसके पहले जहां चुनाव होने हैं इन 5 राज्यों के बाद, वहां बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां डर है। अगर हरियाणा चुनाव होगा तो हरियाणा की हालत आप देख ही रहे हैं। तो ये एक तरीके का तैयारी दिखाना कि हम लोगों को राशन देंगे, अभी उनके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। 5 साल और बढ़ा दिए निजामुद्दीन जी, 5 साल और मुफ्त राशन बटेगा 80 करोड़ जनता के लिए। सर, ये देश के उन टैक्स पेयर्स जो हैं, आप सोचिए जो पैसा दे रहे हैं। एक तो आपने देखा होगा कि कई लाख करोड़ जो है अडानी और अंबानी के टैक्सेस माफ होते हैं और उनके लोन माफ होते हैं, और गरीब रोड पर ना आए इसलिए उसको 5 किलो अनाज दे दीजिए। अब 5 किलो अनाज जो है आप 150-200 रुपए का होता है, 5 किलो 10 किलो अनाज। अब वो 150-200 में 1200 रुपए का सिलेंडर देते हैं, वो पकाएगा कहाँ, वो खाएगा कहाँ। ये तो एक तरह से दिमागी जो है बीमारी पैदा की जा रही है कि हम अनाज मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ लगने वाली कोई चीज उनको मुफ्त नहीं है। त्योहारों पर जो बजट आया है, जिस पर वो कुछ लोगों को राशन और सामान देते हैं, उसके बदले में दूसरे रास्ते से पैसे निकालने का काम चालू है। जैसे अभी आप सिलेंडर के ऊपर ही देखिए कि जब वो 200 कम करते हैं तो 400 बढ़ा देते हैं। अब उन्होंने अभी इसी दौरान जब उन्होंने 200 रुपया कम किया था तो सीधा कमर्शियल सिलेंडर पर 175 रुपया इमीडिएट बढ़ा दिया। तो जो मिडिल क्लास आदमी है, अगर वो रेस्टोरेंट में महीने 2 महीने में एक बार खाना खाने जाता है तो उसका बजट भी तो फिर से गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक तरह के बैलेंस करने की कोशिश है जिसमें मोदी जी सफल नहीं होंगे। 1 महीना अभी बचा है, 3 दिसंबर को जब इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों का, तो इनके बहुत सारे काम का आकलन भी हो जाएगा और एक ऐसी एनालिसिस देश के राजनीति के सामने होगी कि लोकसभा 2024 की जो रियल पिक्चर है कि ईडी लड़ेगी, सीबीआई लड़ेगा या जनवरी को राम मंदिर का निर्माण है निजामुद्दीन साहब। एक मिनट प्रदीप जी, यस वी टॉक अबाउट इन जस्ट अ मिनट, वन स्मॉल सेकंड। राहुल गांधी जी ने, निजाम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही सर। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, जो उनकी नई कैंपेन शुरू हुई है जिसका प्रदीप जी अक्सर जिक्र करते हैं, आज मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं अपना वादा निभाता हूं।
ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। मतलब कि एक पिक्चर आई थी वो माई नेम इज खान करके, तो वो बहुत ज़बरदस्त, उसमें एक डायलॉग था माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो जैसे वो फेमस हो गया था, अभी राहुल गांधी जी का ये भी डायलॉग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस हो गया है कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, मैं अपना वादा निभाता हूँ। तो यार ये कौन लिख रहा है इनके लिए, मतलब ये क्या है? इससे पहले सर वो मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। ये कौन लिख रहा है इनके लिए, मतलब? वो देश की जनता के साथ चलते हैं जी। आपने देखा होगा कि पूरी यात्रा के दौरान उनके पास कोई ऐसा बिग बॉस टाइप का कोई आदमी नहीं था जो उनको गाइड करता। आपने देखा कि पूरा दिन जब सुबह 5 बजे से वो स्टार्ट करते थे और शाम तक उनके साथ आम जनता और उस क्षेत्र की समस्याएं उनके साथ चलती थी। तो उनका जो एनालिसिस है, जो उनकी सोच है, वो जनता के बीच से निकल आई है। तो उन्होंने एक परसेप्शन तैयार कर दिया कि मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। मोदी जी सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहते, ये पूरा देश देखता है। जिस बात को मोदी जी कह दें, आप तय कर लीजिए कि वो चीज इसका उल्टा हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। अब आप जितनी चीजें आप देखेंगे, मोदी जी ने कहा था कि हम 2000 की नोट ला रहे हैं नोटबंदी के बाद, इससे जो है देश का आतंकवाद खत्म होगा और इससे जो है हम महंगाई को बचा ले जाएंगे और इसी नोट के दम पर ब्लैक मनी को हम खत्म करेंगे। एक पागल आदमी कोई होगा। मैं समझता हूं कि तुगलक का इतिहास भी इसके बाद नया जो लिखा जाएगा उसमें मोदी का इतिहास लिखा जाएगा कि उन्होंने अपने 5-7 साल के कार्यकाल में जो नई नोट लाया उसको संभाल नहीं सके। कोई बेवकूफ सा आदमी हो जिसको कोई सोच होगा, वो कहेगा साहब तो ये तो काला धन बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है कि जहां 5 नोट रखनी पड़ती थी 500 के, 1 नोट रख लीजिए। आपने उसको भी बंद कर दिया और फिर कहा कि नहीं साहब ये तो गलत हो रहा था। इनकी जितनी चीजें हैं सब उल्टी हुई और सब पर या तो आगे जाकर कमीशन बैठेगा और केसेस होंगे या इनके वो लोग इसमें जेल जाएंगे जो इनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। आज आप देखिए कि हालत ऐसी हो गई है कि हर चीज पर वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। अब देश में जो चीज इन्होंने कभी किया नहीं, आज आरएसएस और इनके लोग हर जगह इनकी बंदी लगा रहे हैं। तो ये हालात तो खुद ये पैदा कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जिस डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं आप खुद देखिए क्या वो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। सिवाय एक रोड का प्रोजेक्ट जो इनका प्रोजेक्ट था, वही एक प्रोजेक्ट, चाहे उसे प्रोजेक्ट कह लें या प्रोजेक्ट कह लें, दोनों चीजें लागू होंगी। अगर इन्होंने उसके अलावा देश में कुछ किया हो तो आप बताइए। और उसकी भी हालत अभी ऐसी हो गई है कि अगर आपको एक अच्छा रोड इस्तेमाल करना है तो उसका जो टैक्स, टोल टैक्स भरना है वो इतने बड़े पैमाने पर है कि गरीब आदमी अपनी गाड़ी लेके जा नहीं सकता। निजामुद्दीन साहब की हालत आप देखिए, निजामुद्दीन साहब इसकी हालत देख लीजिए। यस सर। राहुल गांधी जी तो जबरदस्त काम कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जोड़ो यात्रा है सबको जोड़ने वाले, हर घर, हर गांव, हर शहर में प्यार और मोहब्बत के दुकान बसाएंगे, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। लद्दाख में मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन लेके गए, वहां आप जीते। फर्नीचर मार्केट में विश्वकर्मा जितने उनके साथी है उनके साथ बैठ के उनका समस्या को जाना, आगे जाके जो ट्रकर्स के साथ बैठ के वहां पर घूमा, खेत में जाके जो किसानों के साथ उनके समस्या। तो राहुल गांधी जी जो कर रहा है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जबरदस्त हो रहा है। बट आप एक राहुल गांधी देश की नब्ज को जानते हैं। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के प्लानिंग नहीं किया। जिस चीज को उनको जानना होता है उस चीज के बारे में वो किसी से राय नहीं लेते, वो खुद वहां जाते हैं। आपने देखा कि कुलियों की समस्या थी, स्टेशन पर गए, कुली बने, सामान उठाया, उनके बीच रहे, उनसे सीखा। मोटरसाइकिल के इश्यूज में आपने देखा कि दिल्ली के करोल बाग गए और मैकेनिकल लोगों के साथ उन्होंने कई दिन गुजारे, उसके साथ रहकर उन्होंने सीखा। आदिवासियों के बीच में रहे, किसानों के बीच रहे, बाकी आपने अभी खुद ही बताया कि कहाँ गए। तो उन्होंने सारी चीजों को पहले खुद समझा, सीखा, उस पर डिस्कशन किया। उसके बाद जो कांग्रेस के महारथी हैं, जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, उनके साथ चर्चा करके वो वादा करते हैं। और जो वादा करते हैं, आपने देखा कि 3 राज्यों में जहां हमारी सरकारें रिटर्न आई, उन 3 राज्यों में उन्होंने सारी चीजें लागू किया। अब आप आइए प्रधानमंत्री की बात पर। मोदी जी का अभी भाषण है 2 दिन पहले कि हम आपको जो है
ये नए चुनाव में जो है जहां अभी इलेक्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, वहां हम आपको तेलंगाना में 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। देश के बाकी हिस्से में आप 1150 में दे रहे हैं और वहां चुनाव हो रहा है इसलिए 500 में देंगे, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे राज्य आपके अंडर में है और आपका पेट्रोलियम गैस जो मिनिस्ट्री है वो आपकी है, तो एक राज्य को 500 में देंगे और दूसरे को 1150 में देंगे, तो कौन इनको गणित समझाता है, उनकी भी पता करना चाहिए कि इस तरह की चीजें कैसे लागू करते हैं और कैसे वो इतनी बेशर्मी के साथ इस दलील को रखते हैं कि हम इस राज्य में आ गए तो आपको हम 500 में देंगे और जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां 1150 को देंगे। ये तो अपने समझ से निजामुद्दीन जी देखो, बजाज साहब और सबका कहना है कि देखो पॉलिटिकल पंडित जितने भी है बोले 5 राज्यों में सरकार तो सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस आगे है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो 2024 इलेक्शन आ रहा है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आपका सरदार पटेल को उन्होंने अपने, अभी कोई भी बच्चों को पूछेंगे सरदार पटेल कौन है तो बोले बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के कोई पुराने लीडर है, तो सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया, महात्मा गांधी को हाईजैक कर लिया। अब आगे जाके अभी राम मंदिर बन रहे, राम मंदिर पूरे हिंदुत्व वोट साथ में लेंगे, अंबेडकर को साथ में ले रहे हैं, अंबेडकर को हाईजैक कर लिया। तो जो भी पहले कांग्रेस के साथ जुड़े थे धीरे 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 एक आइडियोलॉजी की तरफ वो बीजेपी में समेट रहे हैं और आने वाले जनरेशन जो देखे नहीं है उनको लग रहा है कि ये बीजेपी के कोई पुराना नेता। तो इस चीज को आप कैसे रोकोगे? बिकॉज अंबेडकर जी अगर साथ में आए, आप समझ रहे हो कि कितने, जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे जातीय जनगणना SC ST OBC 84% वोट्स जो राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं और उसको लियोर कर रहे हैं, तो ये आप आइडियोलॉजी से कैसे लड़ेंगे निजामुद्दीन जी? बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पास। सीधा सर, कोई चैलेंज नहीं, सीधा सा है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जो नई जनरेशन का बच्चा आया है उसको पता है कि अंबेडकर जी कौन थे, उसको ये पता है कि नेहरू और सरदार पटेल के क्या संबंध थे, उसको ये पता है कि सरदार पटेल ने ही RSS को बैन किया था, उसका लेटर हर घर में सरदार पटेल का लिखा हुआ लेटर और उसका आदेश टहलता है, उसको ये पता है कि सावरकर को कोर्ट ने किस बात के लिए पनिश किया था। ये सारे एविडेंस पड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन यंगेस्ट को जा रहे हैं जिन्होंने अभी नया भारत देखा है, नया इंडिया देखा है, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरी चीज ये कि देश की जनता इतनी जागरूक है कि जब ये कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली के एक सभा में राहुल गांधी जी ने एक गलती से कहिए या उनका कहना है कि हमने जानबूझकर कहा, उन्होंने आटे को लीटर से तौल दिया। 1 मिनट में इनका IT सेल राहुल गांधी को जो है साबित करने में तुल गया कि उनको मालूम नहीं है। लेकिन ठीक तुरंत 1 घंटे बाद ऐसी 50 मिसाल राहुल गांधी के साथ इनका जो है सोशल मीडिया पर आ गया, जहां इनको माफी मांगना पड़ा और अपनी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए देश की जनता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी किसको किसको हाईजैक करेंगे। यहां पर एक चीज है निजाम साहब, राहुल गांधी जी ने एक और चीज सबसे पहली बार कही है, सबसे पहली बार, इसके पहले उन्होंने इस चीज का जिक्र भी नहीं किया था। देखिए साहब, जहां तक मोदी साहब का सवाल है, अडानी जी का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, RSS का सवाल है, सावरकर जी हो गए, इन सब, टीपू सुल्तान हो गए, इन सब के बारे में तो वो बात करते ही। पहली बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी से मदद मिलती है कांग्रेस का मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए, बीजेपी की मदद करने के लिए। क्या कांग्रेस के अंदर भी यही फीलिंग है सर निजाम साहब? नहीं, देखिए सर, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। आप खुद सोचिए कि इस देश में अगर निजामुद्दीन रहीम मोदी जी के अगेंस्ट बात करें तो उनके ऊपर FIR लागू होगा और तुरंत जेल भेजे जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी सीधी गालियां बकते हैं, उनके धर्म के लोगों के खिलाफ भी बकते हैं और मोदी जी के खिलाफ भी बकते हैं। आज तक कुछ केस हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जहां से पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर आते हैं, वहां हेट स्पीचेस का जनक राजा वहां से चुनाव जीतता है, वहां आज तक ये चुनाव जितवा नहीं पाए और दावा करते हैं कि राहुल गांधी आकर हमसे लड़के दिखाएं। राहुल गांधी को वहां चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? जहां से इनको मुसलमानों का हमदर्द बनते हैं तो इनको पहले वहां से के राजा को हराना चाहिए, डी राजा को।
और जहां इनका दारुसलाम है, और दारुसलाम में वहां से नगर सेवक बीजेपी का चुनकर आता है। तो ये पहले उस चैलेंज को देखें। दूसरी चीज आप खुद देखिए, आज राजस्थान के कैंडिडेट की इनकी लिस्ट आई है एमआईएम की। ये वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं जहां मुसलमानों के वोट 75 से 80% है। तो अगर उनमें दम है और उन्होंने काम किया है या अच्छा काम करेंगे, तो उन्हें चाहिए कि उन जगहों पर भी चुनाव लड़ें जहां आरएसएस बहुत मजबूत है। ये वहां चुनाव लड़ने जाते हैं जहां पर माइनॉरिटीज के वोट हैं और जो कांग्रेस के बेसिक वोट हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, उनकी भी इस देश में लोकतंत्र का राज है, तो सभी चुनाव लड़े। लेकिन जो बात शक पैदा करे सर, वो बात की चर्चा होती ही है। और शक होने के सब कारण आपको दिख रहे हैं कि अगर वो गाली बकते हैं या जो चाहते हैं वो बकते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। और अगर कांग्रेस या दूसरे अपोजिशन के लोग कोई बात करते हैं तो उनको सीधा जेल होती है। इससे साबित है कि बिल्कुल सही बात है कि जो कह रहे हैं वही हकीकत। महाराष्ट्र के लीडर्स ने पहली बार मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात किया। उन्होंने आज जितने भी नाना पटोले जी है, विदेटीवार जी है, कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन से एक मुद्दा था और इस सरकार ने, हम उसके लिए लड़ेंगे, और इस सरकार ने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। 4 दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने भी उठाया था ये सवाल। सुप्रिया सुले जी ने कहा और डायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस जी को अटैक किया था। बोले कि आपने एक तो मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ काम किया, धनगर कम्युनिटी के रिजर्वेशन के खिलाफ काम किया, आपने लिंगायत रिजर्वेशन के खिलाफ काम किया और मुस्लिम रिजर्वेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ये लगातार अभी मुस्लिम रिजर्वेशन धीरे धीरे महाराष्ट्र में एक मुद्दा बनकर उभर कर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी बजाज साहब ओवैसी की बात कर रहे थे, अगर ये हासिल हो गया तो पूरे मुस्लिम वोट जिस प्रकार से कर्नाटक में आपके तरफ आ गए, महाराष्ट्र में भी आने का बहुत 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 चांस है, इसलिए मुस्लिम वोट को देख के कर रहे हो आप? देखिए सर, मुस्लिम वोट का इस राजनीतिक संबंध इसके इस रिजर्वेशन से कोई खास संबंध नहीं है। उसका कारण ये बता दूं कि ये जो रिजर्वेशन आना है, ये ना तो इकोनॉमिकल है, ना किसी की नौकरियों के लिए है, और ना किसी को जो डायरेक्ट रिजर्वेशन है उससे कोई संबंध है। इसका संबंध मुसलमानों में 5% सिर्फ एजुकेशन से है, जो उनके इंस्टीट्यूशंस में मिलने वाले हैं। तो उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आता, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। अगर एक आदमी को आप ऑफिशियली कोई चीज दे रहे हैं और दूसरे का हक बनता है तो उसे देना चाहिए। जब ये इशू कोर्ट में गया था, कांग्रेस की सरकार ने जब ये रिजर्वेशन लाया था और उस रिजर्वेशन में 5% सब चीजों में देना था, तो वो हाई कोर्ट में वो रिजर्वेशन नहीं टिका। हाई कोर्ट में बाकी की चीजें जो है माननीय जजेस ने निकाल कर मुसलमानों को रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन में 5% आरक्षण उनका फिक्स किया था। उसके बाद वो नागपुर के हाउस में ये डिसाइड होना था, सेकेंड में कांग्रेस ने तो उसे लागू किया था, उसके बाद इन्होंने खत्म किया। लेकिन चूंकि अभी इनको डर है वोटों का, इसलिए उन्होंने अजीत दादा के थ्रू अभी जल्दी में ही, जो पिछला महीना गया है, अजीत दादा ने मुंबई और महाराष्ट्र के अपने मुसलमानों को बुलाकर उनके लिए चर्चा किया। तो चर्चा की क्या आवश्यकता है, वो सरकार में है, पास कर दे। अगर आपको याद हो तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय हैं एकनाथ शिंदे जी, अभी 1-1.5 महीना पहले इन्होंने षणमुखानंद हाल में एक मुस्लिम परिषद लिया था। उस मुस्लिम परिषद में जिसको इन्होंने माइनॉरिटी का लीडर कल्याण का कोई है यूनुस करके, उसको इन्होंने प्रोजेक्ट किया, उसमें भी इन्होंने उस रिजर्वेशन की बात की। तो आप तो मालिक हैं, तो बात क्यों कर रहे हैं, दे दीजिए। अगर उनको लगता है कि 5% रिजर्वेशन देने से मुसलमानों का वोट रिटर्न आना चाहिए, तो बीजेपी और इनको चाहिए कि बगैर देर किए तुरंत दे दें कि अगर रिजर्वेशन से वोट आ रहा है तो उस पर इनको करना चाहिए। हम तो इनका स्वागत करेंगे अगर मुसलमानों को दे रहे हैं तो। लेकिन पहली बार सुप्रिया सुले जी ने, इसकी शुरुआत सुप्रिया सुले जी ने करी और उसके बाद हर एक कोई अब उसकी भेड़चाल में आ गया। लिहाजा सबको ये डर है। कांग्रेस में कांग्रेस में सबसे पहले, क्योंकि ये प्रपोजल नसीम खान जब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, सर वो बहुत पहले की उन्होंने ये प्रपोजल लाया था और हाउस में पास किया। दुरुस्त बात। और उसके बाद जब वो सरकार में नहीं थे, निजामुद्दीन रहीम साहब, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, हाल ही में। नहीं, अभी की भी बता रहा हूँ सर, जब वो मिनिस्टर नहीं रहे जी, तो भी उन्होंने मुंबई में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगहों पर उन्होंने
पिछले 4 हफ्तों में सुप्रिया सूले जी ने इसको दोबारा एक बार फिर उजागर किया कि भाई आप सबको अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो मुस्लिम रिजर्वेशन जो कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार के दौरान दिया गया था उसको रिवाइव क्यों नहीं करते। आप देखिए साहब, ऐसा है अगर एक तबका जो है पॉपुलेशन का वो पिछड़ा रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता, मेरा ये कहना है नंबर 1। नंबर 2, सबको अब ये डर लग गया है कि कांग्रेस और एनसीपी, मतलब शरद पवार साहब वाली एनसीपी और आप जो हैं, जो मुस्लिम वोट है वो सीधा आपकी तरफ आ रहा है, वो किसी तरीके से ना आए, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया है। निजाम साहब सर, वो अभियान से पहले आप थोड़ी सी सिचुएशन देखिए। कल आपने याद देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस देश में गुरुद्वारे और गिरजाघर नहीं बनने चाहिए, इनको उखाड़ फेंकिए वरना हम। उसके बाद जब उनके समाज ने, सरदारों ने इस पर उनको डंडा किया तगड़े से, तो कल उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफी मांगी, लेकिन जो जुमला कहा सर उसको समझे आप। उन्होंने ये कहा कि ये बात मैं मस्जिद और मदरसों के लिए करने वाला था। तो जिसके दिल में पाप है, जिसकी पार्टी का बुनियादी हक ही यही है मुसलमानों को सताओ, उसके इस रिजर्वेशन पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? और वो कौन सा रिजर्वेशन देने वाला है? ये तो झूठ का एक खेल है जो बेवकूफ बना रहे हैं। और आगे जाके आज भुजबल साहब ने जिस प्रकार से सरकार, भुजबल साहब इस सरकार में एक मंत्री है, भुजबल साहब ने जिस प्रकार से जारंगे पाटिल जी को मराठा रिजर्वेशंस के लिए जो कुंभी समाज के सर्टिफिकेट को जिस प्रकार से खुलेआम देने, मतलब पहले 3,000 से शुरू हो गया था, फिर 7,000 हो गए, फिर 11,000, तो बोले आपने हर जिला में खोल के रखे। और उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि आप जिस भीड़ में बहुत सारे वायलेंस हुए उसमें केसेस विड्रॉ क्यों किया? तो ये आप सरकार के अंदर ही कुछ चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? भुजबल साहब ने बार बार ये कहा कि जरांगे पाटिल जी ने कहा कि हमारा वायलेंस नहीं होगा आंदोलन में, मगर वायलेंस उन्होंने कहा कि 70 पुलिसकर्मी जो पहले लाठीचार्ज हो गए, उससे पहले 70 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में थे एडमिट, बहुत सारे को लेडीज कांस्टेबल जो मार। तो ये क्या चल रहा है? आप इसको कैसे देखते हो? सरकार के अंदर ही एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसे देखते हो आप इसको? सर, मैं जब भुजबल साहब मंत्री नहीं थे और जेल से छूट के आए थे तो मैं व्यक्तिगत उनको मिलने गया था अपने डेलीगेशन के साथ। मैंने जिस तरह से उनको ओबीसी के लिए उनकी चीजों को सुना और उनको मैंने देखा है, जितना उनको ओबीसी की फिक्र रहती है शायद ही किसी को रहे। उसके बाद महाराष्ट्र की दूसरी नेता जिसको बीजेपी में भी है, वो पंकजा मुंडे जी, उनको भी ओबीसी की बहुत चिंता रही है। लेकिन हालात इस वक्त ऐसे बने हैं कि या तो ये सत्ता में रह लें या फिर ओबीसी समाज के साथ रह लें। और मराठा समाज ने उनको जिस तरह से रास्ता दिखाया अभी कि जो हालात ये पैदा हुआ, अगर ये एक रास्ता ना वो अपनाते तो शायद महाराष्ट्र पूरा जलता। लेकिन ओबीसी के साथ जो अन्याय करने ये जा रहे हैं, क्या वो न्याय उचित है क्या? अगर इन्होंने इसके भरोसे, तो इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था इस रिजर्वेशन के लिए। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है, हम इसको जो है लागू करेंगे। और लागू करने का इन्होंने जो लोगों से प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा आपके चैनल पे भी डिबेट हुआ था कि इन्होंने लोकसभा में एक कानून पास करना था जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते और जो 51% का बाउंड था उसको तोड़कर रिजर्वेशन आगे बढ़ाते। जब देश की अपोजिशन पार्टियां उसमें साथ देने को तैयार हैं और इसका रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस पर निर्णय लेते? क्योंकि दूसरे जो लीडर हैं बीजेपी में, वो नहीं चाहते कि ओबीसी के नेताओं के साथ न्याय हो, इसलिए उनको यहाँ उलझाया जा रहा है कि आपको कुंभी का सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि निजाम हैदराबाद के दौर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस पर हम इनको कुंभी को जो है वो मराठा समाज का ओबीसी मानकर रिजर्वेशन दे देंगे। तो लेकिन महाराष्ट्र में बाकी के लोग कहाँ जाएंगे महाराष्ट्र में? तो ये समस्या आगे जाके और गंभीर होगी। ये थोड़े दिन के लिए हल निकाल सकते हैं। आप 5 राज्यों के इस चुनाव के बाद इस देश में जो आंदोलन होगा, आप देखिएगा कि इनको नाक रगड़नी पड़ेगी और अपनी गलती का पछतावा होगा। लेकिन यहां पर जैसा भुजबल साहब ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा ही नहीं है ना,
सिर्फ मरठा समुदाय थोड़ी है, दांगड़ भी हैं, माली भी हैं, कोली भी हैं, अन्य समाज भी हैं, उनका क्या? क्योंकि अगर आप मतलब जिस प्रकार आप आज की तारीख में कुंबियों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं बुला बुला के, ये तो अन्याय है। बाकी सब समुदायों के साथ तो अन्याय हो गया ना ये। कुंबियों को नहीं दे रहे हैं, कुंबियों की सर्टिफिकेट मराठों को दे रहे हैं। जी दुरुस्त बात जी, बिल्कुल। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो खुद बोलते हैं, यस, वो खुद बोलते हैं लेकिन वो कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए 1-1, 1.5 साल लग जाता है। यहां तो आपने दुकान खोल रखी है कि आइए सर्टिफिकेट लेके जाइए। ये क्या है? यस, नहीं, ये तो बिल्कुल धोखा है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर भुजबल साहब ओबीसी के नेता थे, क्योंकि बरस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भुजबल साहब ने ओबीसी के लिए बड़े काम किए। उनके टाइम जब वो कांग्रेस में हमारे साथ थे, कांग्रेस के हमारे नेता रहे हैं वो, उसके बाद जो है वो एनसीपी में गए तो भी ओबीसी की अपनी राजनीति उन्होंने सेपरेट रखी। तो आप खुद सोचिए कि अगर उनको चिंता होती तो जिस दिन ये कार्रवाई हो रही थी, भुजबल साहब को चाहिए था कि अपनी सत्ता को छोड़ते और ओबीसी लोगों के साथ जाते और कहते कि मैं आपका नेता हूं, आपके समाज में आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन सत्ता के इस नशे ने या उनके ऊपर जो उनकी मजबूरियां हैं, वो सबको पता है कि क्या क्या मजबूरियां हैं, इसलिए वो भी वहां शांत बैठे हैं। निजामुद्दीन जी, 22 जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद बैठने वाले हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में, और वहां से एक जबरदस्त, आप समझ रहे, एक वेव जो बीजेपी का स्ट्रेटेजी है कि 80% हिंदूज को एकत्रित करना, वो शुरू हो जाएगा। और मई में चुनाव है, तो कैसे आप इस पूरे रफ्तार को रोक सकते हो? क्या कैपेसिटी है? बोलिए। पहले तो मोदी जी ये तय कर लें कि हिंदू कौन है, जो दलित है, क्योंकि 84% जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दलित आता है, उसमें दूसरे समाज के लोग आते हैं जिनको ये हिंदू मानते नहीं, इनको अपनी मंदिरों में पूजा के लिए जाने नहीं देते। तो पहले तो ये देश के हिंदुओं को ये बताएं कि भैया आप हिंदू इसमें कौन है। खाली आंकड़ों के जादूगरी से नहीं होता, या तो अगर आप उन्हें हिंदू एक्सेप्ट करते हैं तो जो सुविधा सारे हिंदुओं के लिए है वो सुविधा उनके लिए भी लागू हो। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानने वालों को मंदिर में प्रवेश है तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानने वालों को भी प्रवेश देने की बात सीधा सीधा करें और कहें कि दलितों के पुजारी, दलितों से निकलकर पुजारी मंदिरों में पूजा कराएंगे। क्या मोदी के हिंदुत्व को या आरएसएस के हिंदुत्व को ये पसंद है? अगर ये तय करें पहले कि 84% वो हिंदू हैं कौन, ये तो ब्राह्मण बात को थोप रहे हैं साहब। हिंदू जो है इस देश का बहुत सीधा साधा सिंपल सा आदमी है जो कमा खा रहा है और देश को चला रहा है। ये तो धोखे के जादूगर है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ये कह रहे हैं कि 84% हिंदू, 84% हिंदू। अरे सर, अगर वो 84% हिंदू है तो आज खतरे में क्यों है? आज आप रोज का नारा देखिए, आप नड्डा जी का नारा देख लीजिए, आप अमित शाह का नारा देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री का नारा देख लीजिए कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो 84% की ताकत कहां है? आपने सुना अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने यह कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण को रोका, राम मंदिर का निर्माण होने नहीं दिया। कांग्रेस 60 साल में राम मंदिर का हर काम को रोकता रहा। अमित शाह जी वो ब्यूगर जो एक स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, मैं आपको वो बोल रहा हूं। ऐसा है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जो है अमित शाह का एक भाषण सुना होगा कलावती को लेकर। उन्होंने कहा कि कलावती को जो कुछ दिया मैंने दिया, जितनी सुविधा है महाराष्ट्र में मैंने दिया। और 2 घंटे के बाद पार्लियामेंट से जब बाहर आए तो देश के चैनल पर कलावती बोल रही है कि इससे बड़ा झूठा गृह मंत्री नहीं आया, हमको जो कुछ दिया कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने दिया। तो उनकी बात का क्या सीरियस लेना? जो देश में सिर्फ झूठ बोलता हो उसकी बात तो कितना सीरियस लेना चाहिए नामबिहार साहब? नहीं, मुझे आपको ये कहना है कि 80 में से 38% वोट उन्होंने 2019 में लिए। आप आंकड़े को देखिए। 19 की जो सिचुएशन थी सर वो बदल गई है। राहुल गांधी की एक यात्रा ने देश की दशा दिशा सब बदल दिया है। देश के जनमानस को झकझोर के रख दिया
और देश में जो घटनाएं हुई उनके परिप्रेक्ष्य में वोट पड़ेगा। इसमें वोट नहीं पड़ेगा कि आपसे 370 हटाया और भूखा मर रहा है। दलित की बेटियों को आपने बलात्कार कराया, घर में उनके बैठा के जला दिया, आपने मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया, कश्मीर की बेटियों के साथ आपने क्या किया, ये सब काउंट होगा 2024 के चुनाव में। ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर का शिलान्यास किया। भाई मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? मंदिर में हमारे हिंदू भाई जाएंगे, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट मांगने की जो इनकी चाल है वो विफल होगी। और इनको सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये पूजा कराएंगे या ये ईंट रखेंगे, ब्राह्मण रखेगा। इनकी कोई हैसियत नहीं हुआ, ये भी एक गेस्ट की तरह होगा। निजाम साहब चलते चलते यस सर। 2 सवाल है। जी सर। पहला सवाल छगन भुजबल साहब पे। छगन भुजबल साहब ने यह भी कहा है सारे ओबीसी समुदाय को कि जिस चीज का हमें डर था वही हो रहा है, कि कुनबी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं ओबीसी कोटा में से। उन्होंने कहा कि भाई मराठा रिजर्वेशन अगर आपको देना है तो जो आपने स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाया था उसके अंदर आप कानून चेंज कर सकते थे, जो आपने अभी बात कही है। नहीं तो एक और बुलवा लें, चेंज कर दीजिए और एक अलग से रिजर्वेशन दे दीजिए। नंबर 1 सर, नंबर 1 सर, पूरी बात तो सुन लीजिए। साथ में भुजबल साहब ने यह भी कहा है कि ओबीसी समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे उनके समता परिषद के एक बड़े ऑफिस बेरर हैं, उनका एक होटल जला दिया गया मराठा एजिटेशन के दौरान। उन्होंने ये कहा है कि जब हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगा तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन उसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई है, वी विल स्प्रेड टेरर। याद रख लीजिए, आप हर एक को इस तरीके से उंगली मत कीजिए, ऐसा छगन भुजबल साहब ने कहा है। इस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर आप? सर सबसे बात तो है कि भुजबल साहब की बात का असर तब होता जब भुजबल साहब ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को लेकर इस सरकार से अलग हो जाते, इस्तीफा देते, महाराष्ट्र के ओबीसी के यहाँ दौरा करते, सारा ओबीसी समाज इनके साथ खड़ा होता। लेकिन आज महाराष्ट्र का ओबीसी समाज खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है कि इन जैसे नेताओं की वजह से कि सत्ता की मलाई चाहिए और उसके बाद समाज चाहिए, तो दोनों में तो इनको तय करना है ना सर, क्योंकि सरकार में ये बैठे हैं जी। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, उनका जिस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है हर जगह पे जो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी तो खैर बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो उनका तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। उसके बाद एक चैनल है विच इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल चैनल सर, बड़ा रिस्पेक्टेबल चैनल था अभी तक, मैं ये मानता था, मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक सर्वे कैरी किया है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कांग्रेस राजस्थान भी हार रही है, मध्य प्रदेश भी हार रही है और छत्तीसगढ़ भी हार रही है। सर निजाम साहब क्या कहेंगे? कल मैंने उनका डिबेट भी देखा है और उसके डिबेट में जो बहस कर रहे थे वो भी मैंने देखा जी। उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाने की कोशिश की कि 43% पुरुष जो है इनके साथ है, 41% मेरे साथ है, महिलाएं जो है कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ जा रहे। ये सब एक बकवास है। आप मीडिया में इतने वर्षों से हैं, आपने देखा है कि आज तक किसी के चैनल का डायरेक्ट जितना बार दिखाया वो आया है क्या? आपने कर्नाटका के पूरे चुनाव को आपने कवर किया, आपने देखा ये कर्नाटका में भी जिता रहे थे, पूरे बम्पर मेजॉरिटी से ये जितने लोग हैं सब जिता रहे थे। और अब ये चैनल का मालिक भी तो वही है जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं जी। ये चैनल जब तक स्वतंत्र चैनल था पूरा देश प्यार करता था, अब इस चैनल का मालिक कौन है सबको पता है। और इसी चैनल ने ये कहा था पिछले चुनाव में वेस्ट बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ममता बनर्जी हार रही हैं, और उसके बाद प्रणय रॉय जो उसके मालिक हुआ करते थे उन्होंने ये तय कर लिया कि अब आज के बाद हम लोग ओपिनियन पोल कैरी नहीं करेंगे। ये कहा था। अभी अब तो वैसे भी बंद हो रहा है ज्यादातर, क्योंकि ये सब एक प्री प्लान के तहत होता है। 2-4 ऐसे लोग पकड़ कर आते हैं जिनको 2-5 हजार दिया जाता है कि तुम इस पर अपनी राय रख दो और उसे वो राय मान ली जाती है। मिसाल के तौर कोई मौलाना को पकड़ लाए कि चलो तुम मुस्लिम समाज की ओर से बोल दो कि हम तो सारा जो है मोदी जी के भक्त हैं। तो ये दिखाने और करने का काम अलग है, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है वो आपको सर पता है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े रहे हैं हमेशा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बार के चुनाव में भी कोई बहुत बड़ा उदल बदल होगा, लेकिन हमारी सरकार
बड़े पैमाने पर इन राज्यों में आ रही है, जो 2024 का शंखनाद होगा और उसी की ताकत पर हम जो है उस युद्ध में आएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने मेहनत बहुत करी है, आपकी सारी पार्टी जो है हर जहां पर, हर राज्य में, इंक्लूडिंग मिजोरम बाय द वे, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जिस प्रकार इस बार कांग्रेस काम कर रही है, माशाल्लाह, मैंने मतलब देखने में मजा आ रहा है मुझको, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जो पुरानी कांग्रेस होती थी, इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस जो होती थी, उसकी याद आ रही है अभी, जिस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मुबारकबाद। नहीं, अब तो बहुत सारा बदलाव आ गया है सर। जो भी रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेहनत में इस बार कोई कमी नहीं है और ठीक तरीके से मेहनत, ये मानना पड़ेगा। निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। What the you know, I actually read that report just now. Yes, This is why I have to yes, take my yes. glasses Bilkul, off. bilkul. Unfortunately, I have to take my glasses off to read. Now, the point is, Mr. Bhujbal has said something very. He's the government. He's a part of the government. He is in the government, and he has said Bilkul. it translates to now the Marathi word here, Pradeep ji, or perhaps Mr. Lakshman Hake can translate it for us. Exactly. You know, the what he has said in Marathi. This is in the Indian Express. He's actually said we will spread terror. Every dehshat majwaichi. That's what he said. The we'll spread terror. He's a part of the government. दहशत, कि हम लोग दहशत फैला देंगे, नहीं तो ऐसा भुजबल साहब ने कहा। Let's ask Lakshman